लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, या यूं कहें कि बहुत नजदीक आता जा रहा है लोकसभा चुनाव। लेकिन इस बीच अगर तैयारियों की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से जुट गए हैं। उसमें एक तरफ आज के दिन की बात करें, देखिए कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए फिलहाल ऐलान हो चुका है, और दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए उसकी भी आज घोषणा हो गई है। अब तिथियों की घोषणा हो गई है, और बड़ी बात की अब इसी बीच बीजेपी ने संगठन में बदलाव भी किया है, कई चेहरों को शामिल किया गया है और कई को नई तस्वीर, नई जिम्मेदारी भी मिली है। मिशन 80 कैसे हासिल करेंगे, इसको लेकर के कवायद लगातार जारी है। तो बीजेपी की नई टीम का महामंथन लगातार जारी है। तमाम सारी चुनौतियां हैं, निकाय और 24 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, और विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा, विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं, कुछ ऐसे ही सवालों के हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरा बयान सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। हम लोगों ने जो हमारे पुराने कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है। उन समीक्षा में और बाकी जो आगामी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम की चर्चा हम लोगों ने की है। तो किस प्रकार से जो पुराने हमारे कार्यक्रम संगठनात्मक हैं, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम अभियान, उनकी चर्चा, और आगामी जो कार्यक्रम है जिसमें पार्टी का स्थापना दिवस है, डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, नगर निकायों के चुनाव है, सहकारिता के चुनाव है और विधानसभा के उपचुनाव है, इनकी सबकी चर्चा हम लोग। तो बीजेपी की नई टीम का महामंथन लगातार जारी है, और मिशन 80 को लेकर के लगातार जो है वो बूथ तक मजबूत किया जा रहा है, संगठन मजबूत किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर के कवायद जारी है, और एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं, और ऐसे में सारे के सारे कील काटे जो हैं वो दुरुस्त करने की तैयारियां हैं। चाहे अध्यक्ष को लेकर के बात करें, क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर के, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को लेकर के, पूरी सबको सबकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, ताकि 24 से पहले भी जो चुनाव हैं उनको लेकर के, चाहे वो उपचुनाव को लेकर बात करें, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर के बात करें, या फिर बात 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, तो क्या तैयारियां और नई टीम का क्या मंथन है, संगठन में सबका साथ, चुनाव से बने की बात, और क्या कुछ विपक्ष की रणनीति है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। और जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान अभी जुड़ गए हैं, जल्दी से हम अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आनंद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका जी। और साथ ही साथ सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता सुभाषपा, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले मैंने बयान भी सुनवाया, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है, और कौन कौन सी कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। मैं एक बार आनंद दुबे जी के पास सबसे पहले आ रहा हूं। आनंद जी, एक बार मैं आपका फिर स्वागत करना चाहूंगा। नई टीम को लेकर के क्या तैयारियां हैं, और नई टीम का मंथन जारी है, क्योंकि मिशन 80 को आपको करना अचीव, तो कील काटे सारे दुरुस्त किए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, और इन्हीं मूल मंत्र से भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या कार्यकर्ता हो, वो अपने अपने रास्तों को तय करते हैं। ट्रिपल एस के जरिए हम संगठन के कार्य को करते हैं। सेवा समर्पण के साथ हम जनता तक जाते हैं। सरकार के माध्यम से जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जनता के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको संगठन के माध्यम से किस तरह हम जन जन तक पहुंचाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ें, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कोशिश रहती है। और फिलहाल जो संगठन में बदलाव हुए हैं वो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हुए। जी। युवा जोश के साथ
अनुभवी जो लोग हैं उनकी एक बड़ी अच्छी टीम है और इसी टीम के साथ हम आने वाले सभी जो प्रमुख अभियान हैं पार्टी के उनको भी आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ जो आने वाले जितने चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, जी हम सब एकजुट होकर जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे जी। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वाले जितने भी आगामी चुनाव हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सब में कमल चलिए का फूल सब में आके खिलाने चलिए। का मनोज काम। जी, ये बताइए कि सत्ता पक्ष की पूरी तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग काउंटर करेंगे? तैयारियां तो आप लोगों की भी खूब नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेके अपनी तैयारियां लगभग 4-5 महीने पहले से ही शुरू कर दी। रही बात निकाय की चुनाव की तैयारियां समाजवादी पार्टी ने पूरी कर ली थी। हमारे हर वार्ड में, पार्षद के वार्ड में और चेयरमैन के चुनाव के लिए दर्जनों लड़ने वालों की फहरिस्त लिस्ट आ चुकी थी। जो तो चुनाव ही नहीं हो पाया क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक गए हम और हम उस लड़ाई को जीते। उस संदेश के साथ हम नगर निकाय के चुनाव में जाएंगे। अभी कुछ ट्रिपल एस की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी में तो सिर्फ एस ही है। एस से समाजवादी विचारधारा है, एस से सच्चाई है, एस से सभी लोगों को साथ लेकर चलने की एक सोच, एक विचार है, एस से संघर्ष है और एस से सेवा तो करने के लिए हम आए ही राजनीति में। तो ये ट्रिपल और 5 टाइम एस, 10 टाइम एस, इस तरह का जो ये सारी पार्टियों में है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। सबके अपने अपने विजन है और सबको अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार को जनता के बीच में जाना है तो उनको उन मुद्दों पे जाना पड़ेगा। जनता सवाल पूछ रही है कि एम से महंगाई बहुत हो गई है, बी से बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो माशाअल्लाह है। इन सब का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। जनता इसका जवाब मांग रही है। बीजेपी थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना मैनेजमेंटियल तरीकों में बड़ा अपने आप को मैनेज करके दिखा देती हो, बड़ा सब कुछ। जितनी सुचारू व्यवस्था बीजेपी अपनी बता दिखा रही है, हमारा अनुरोध बीजेपी से है कि उत्तर प्रदेश की भी व्यवस्था उतनी ही सुचारू हो जाए। और अगर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के महानगरों में बिजली पानी की समस्या हो, इन सब का जवाब नगर निकाय चुनाव के माध्यम से बीजेपी से ही पूछा जाएगा। जी चलिए, बीजेपी ने भी अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात रख दी। अब मैं जरा कांग्रेस के पास एक बार आ रहा हूं। प्रियंका जी का स्वागत करना चाहूंगा। अभी आ रहा हूं, बस आप सारे सवालों के जवाब सोच के रखिए, फिर मैं आपसे आऊंगा और खूब मौका दूंगा जी। लेकिन प्रियंका जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। प्रियंका जी देखिए, जब हाँ जी नमस्कार मैम। देखिए, बीजेपी से मैंने सवाल करा, उन्होंने ट्रिपल पी और एस की भी बात की, तमाम सारी चीज़ों की। और अब समाजवादी पार्टी से देखिए बात की, उन्होंने एमबी की बात की, महंगाई और बेरोजगारी की। आप किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं, जरा मैं जानना चाहूँगा जरा। आलोक जी देखिए, सबसे पहले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है, उस नई टीम में ईडी और सीबीआई और इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें सामने है। उसके बारे में भी इनको बताना चाहिए था, पर इन्होंने बताया नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लोकल बॉडी का चुनाव है, जिसमें लोगों को जो समस्याएं हैं, उसको लेकर कभी ये मुद्दों पर आई आज तक। चाहे वो रोड के गड्ढों की समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो गंदगी की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, हर दिक्कत का सामना लोग करते रहे, पर इनके कार्य चूक करते रहेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव और इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है और विपक्ष मुक्त चाहती है, वो साफ साफ इनकी जितने भी अभी जो सिनेरियो चल रहा है इनका विपक्ष को मुक्त करने का, वो इनकी जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र का हनन करके, जिस तरह से लोगों को तानाशाही दिखाकर ये साम दाम दंड भेद से, चाहे वो पैसे के द्वारा हो, चाहे वो पावर के द्वारा हो, चाहे ईडी के द्वारा हो, चाहे सीबीआई के द्वारा हो, जिस तरह से लोगों को दबाने, उनको चलने का काम, इस जनता की आवाज को, जिस तरह से जो जनता की आवाज बने हुए उनको दबाने का काम किया जा रहा है, वो इस बार जनता इनको नकार देगी पूरी तरीके से। क्योंकि समझ चुकी है जनता कि जो बातें कही गई थी वो किसी तरह से कोई पूरी नहीं हुई है। आप देखिए किस तरह से रोजगार की बात भी कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने दिया लोगों को? किसान जब किसान बिल के लिए आए तो फिर आपने क्या किया?
जब किसान बिल आपने बनाया तो ये नहीं पूछा कि किसानों से आपको चाहिए क्या। 7-7 महीने, 8-8 महीने, 12-12 महीने लोग बैठे रहे, 700 किसानों की डेथ हो। अब ये बताइए रोजगार में इन्होंने क्या दिया। उन बच्चों से पूछिए जो आर्मी में भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी कर दी, अग्निवीर बना दिया उनको। अरे ये नाम रखने से थोड़ी होता है। रोजगार दीजिए, परमानेंट रोजगार दीजिए। आप ये बताइए पुरानी पेंशन पे इनसे बात की जाएगी तो क्या मुंह दिखाने लायक बच्चे नहीं। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक पुरानी पेंशन दे सकती है, पर ये पार्टी 8 साल में भी 9 साल में भी नहीं दे पा रही। महंगाई का आप आलम देखिए चलिए, क्या हो ये गया। जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे लगभग वही हैं और वही आम जनमानस से भी जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। एक बार मैं भ्रष्टाचार हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ सुनील अरकवंशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब लगातार बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है, जरा मैं आपसे आपकी पार्टी का जरा वर्जन लेना चाहूंगा। आप किस ओर हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष का साथ देंगे, किधर गुगली फेंकेंगे, जरा जनता जानना चाह रही है आगामी चुनाव को लेकर के। लोग जी, आगामी चुनाव को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 1 साल पूर्व भी हमारी कमेटी को घोषित करने का काम किया था। हम लोगों ने पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड को बांटकर अपने 4 अध्यक्ष बनाकर हम लोगों ने जनता के बीच में जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो महंगाई है, जैसे अब अभी आपने देखा कि सब महंगाई को लेकर, रोड को लेकर सब कह रहे, मगर जहां तक आज जिस और चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम चुनाव को लेकर आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण का मुद्दा। जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा, उस पर न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू होनी थी वो तक नहीं लागू हो पाई, तो एक आयोग बनाकर जो गठित करने के बाद चुनाव की रिपोर्ट आई है, चुनाव कराने का काम माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा रहा। अब उसी पर मुद्दे को लेकर आ रहे समाजवादी पार्टी आज इन मुद्दों को लेकर तो बता रही है, मगर समाजवादी पार्टी सिर्फ बैठकर कमरे में अपनी बातों को बताने का काम जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में सिर्फ सरकार में है क्या का काम करते हैं। मतलब क्या हुआ? अभी माननीय अध्यक्ष यादव जी का बयान आया कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो 2022 में भी यही बयान दे रहे थे, 2024 के चुनाव में भी यही बयान दे रहे, और 2027 के भी बयान देते रहते। तुम्हारा हो जाएगा परेशान, इनको भाजपा से टिकट विश्वास ही नहीं है, इनको ना न्यायपालिका पर विश्वास है, इनको ना सरकार पर विश्वास है, ना सरकार से विश्वास है। तो सोहेल अच्छा, आपने सब पे विश्वास कर दिया, आपको किस पार्टी पे विश्वास है आज जरा ये भी बता दीजिए। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, जरा सुनील अरकवंशी जी। देखिए आलोक जी, हमने जनता पर विश्वास किया और जनता ने हम लोगों को समर्थन देने का काम किया। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में रहते हैं, और यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को बोला, तब उनको खराब लगा, मगर उसके बाद उनको जनता के बीच में जाना पड़ा। जब उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने के लिए आई, तब उनको जनता के बीच में ही जाना पड़ा। वो बात सत्य हुई। जब आप जनता के बीच आप जनता की बात तो करते हैं, लेकिन जनता में भी बड़ा कंफ्यूजन है कि आप जिस पार्टी की आपकी अपनी विचारधारा क्या है, जनता ये भी जानना चाहती है। जी, जनता अपना मैंडेट दे देती है, उसके बाद फिर हालात और परिस्थितियां अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, मुद्दा ये नहीं, ये आपकी अपनी परेशानी हो सकती है, अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, ये आपका और आपकी पार्टी का मुद्दा है। मैं दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के बीजेपी की जिस तरीके से लगातार तैयारियां हैं, कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, सवाल यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की किस तरीके से, अभी कोलकाता में देखा किस तरीके से तैयारियां थी, तो क्या बीजेपी भी हल्का सा थोड़ा सा डरी हुई है, या यूं कहें कि चेतावनी है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा, कुछ थोड़ा सा टफ कंपटीशन है थोड़ा, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? कंपटीशन तो क्यों नहीं है, कंपटीशन को तो नकार ही नहीं सकते। कंपटीशन का रेशियो अगर आपको देखना है तो 14-19 इस चुनाव का देख लीजिए। 14 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी, लेकिन वोट परसेंटेज घटा था। तो वोट परसेंटेज घटने का मतलब है कि आपका जनाधार कहीं ना कहीं घटा। आप जब किसी का सक्सेस देखते हैं तो सक्सेस के कई पैरामीटर्स होते हैं। ताजपोशी आपकी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताजपोशी आपकी हुई, लेकिन उस ताजपोशी में कितने कांटे जड़े हुए हैं ये भी आपको देखने पड़ते हैं। और कंपटीशन अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इतनी वॉर फुटिंग पे तैयारी नहीं करती। एक तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि जब इलेक्शन आए तो वो एकदम जी जान से जुट जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ एक्स्ट्रा जी जान से जुटती है। इसका 2 कारण है। एक तो ये इनकी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ये जब तक चुनाव चलता है, जब चुनाव चलता है, और ये 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, चुनावी मूड में रहते हैं, ये एक इनका नेचर है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो ये इस नेचर के साथ साथ बाकी सारे हथकंडे भी अपनाते हैं, जिससे विपक्ष डरे, दबे, जनता पे कुछ अलग प्रभाव पड़े और इनका जनाधार ऊपर हो जाए। तो ये बताता है कि आप राजनीति के साथ साथ रणनीति भी करते हैं, और उस रणनीति के तहत ही जनता के ऊपर आधिपत्य दबाना चाहते हैं।
और अभी जो उत्तर प्रदेश की नई यूनिट आई है, उस यूनिट में देखिए कोशिश करी इन्होंने सारी जातियों का समावेश करने की। तो जातीय समीकरण भी अच्छी तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां बैठालती हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग नहीं है उसमें से, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, समीकरण अच्छी तरीके से बैठालती हैं, बैठने भी चाहिए। कुल मिलाकर के स्ट्रेटजी कोई हो, समीकरण कोई हो, उद्देश्य कोई हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन जनता को जो देने की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की होती है, स्पेशली सत्ता की जो होती है, वो जनता को मिलते रहना चाहिए, जिसमें मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी जरूर है। चलिए, जब हम कमियों की बात करते हैं, मैं एक राउंड मैंने सबका वर्जन लिया। आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार आपने अपनी चुनौतियां भी गिनाई, जो काम किया उसको भी गिनाया, 6 साल की उपलब्धियां भी, चाहे वो 5.5 लोगों को, युवाओं को रोजगार की बात हो, या फिर जितने भी स्टार्टअप शुरू किए हैं, महिलाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन कुछ से मुद्दे हैं जो ओबीसी को, आरक्षण को लेकर के, ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष आपको पूरी तरीके से घेर रहा है। आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव को लेकर जैसे ही बात हुई, पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं कराएंगे। तय समय सीमा में कमेटी की घोषणा हुई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट में वो गई, गजब। आज कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद तय समय सीमा में आरक्षण देते हुए इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का बात करती है और उसी सिद्धांत पर चलती है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका क्या नारा है? खुद का साथ, परिवार पर विश्वास और बाकी सबके साथ विश्वासघात। अच्छा, अखिलेश यादव जी की पहली कैबिनेट बनी, 7 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति से थे, 7 कैबिनेट मिनिस्टर जी, और पिछड़ा जाति से सिर्फ 2 और एससी से कोई नहीं। पहली कैबिनेट में इनके समय में नियुक्तियों से लेकर हर जगह सिर्फ एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था। जब अखिलेश यादव जी 2012 में सत्ता जब आए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने आरक्षण, सुन लीजिए, अरे झूठ नहीं बोल पा रहे हैं क्या? जबान लड़खड़ा रही है। सबसे पहले उन्होंने 2 लाख दलित भाइयों का आरक्षण छीनने का काम किया। अच्छा, 2012 में जैसे आए उन्होंने आरक्षण छीनने का काम किया, हो गया, और उनको डिमोट करने का काम किया। अगर यह गलत है तो बताइए। अखिलेश यादव जी ने इसके लिए बाद में माफी मांगी। आपकी सरकार ने आरक्षण, अच्छा ये बताइए, ये जो सब आप सवाल उठा रहे हैं ना, ओबीसी का आरक्षण छीनने, सुनिए, तो आप जो सवाल उठा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन जो भी कोलकाता में संपन्न हुआ था, उसमें उसका मंथन हो चुका है, और मुझे लगता है उस मंथन को लेकर के आप लोग डरे हुए हैं, नहीं लगता? नहीं, देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्ट बात है कि समाजवादी पार्टी तो 2014 से लेकर अब तक पता नहीं कितने मंथन कर चुकी है, कितने अधिवेशन कर चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2014 से लेकर अब तक हर एक चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है, और वो सिर्फ इसीलिए हारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र को समझ चुकी है कि ये जाति और जमात, यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो उपचुनाव में नजर आया, चाहे वो मैनपुरी की बात करें या खतौली सीट, कुछ सीटों को आप भूल गए बताना। लेकिन मनोज जी, मैं चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से आप लोगों की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के थोड़ा सा डरी हुई है बीजेपी, यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, बीजेपी हमारी तैयारियों से तो डरी है, उसके साथ साथ जनता के सवालों से डरी है, और जनता के जो मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों को बीजेपी सामने से बिल्कुल फेस नहीं कर पा रही है। और सवाल वाजिब हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं है कि जो कोई ईरान तुरान से बन के आए हों। अभी बीजेपी के साथी ने बड़ी साफगोई से कहा कि हमारी सरकार थी तो एक जाति के लोग होते थे। मैं आपसे बड़ी निवेदन के साथ कह रहा हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में आपसे रिजल्ट मांगा था 86 में 56 वाला या 46 में 56 वाला, जो भी है योगी आदित्यनाथ जी बेहतर समझते हैं। अगर मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि उसको आप चैनल में लेके आया करो रिजल्ट। अगर सदन में रखने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उनसे कह दीजिए किसी मंत्र का मंत्रोच्चार करें,
जरूर हिम्मत आ जाएगी और सदन में रिजल्ट रखिए कि 86 में 56 यादव कब हुए थे। और जितनी भी हमारी सरकार में अगर कोई गलत चीजें हुई हैं भर्ती को लेके, तो आप 6 साल से सत्ता में हैं, आप कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, जब चाहे तब कर दें। और बड़ी बात पे अब आता हूं, घर घर महंगाई किसने? भाजपा ने पहुंचाई। माफिया बचाओ, सरकार बनाओ, माफिया प्रोटेक्ट करो और लोकसभा और विधानसभा जीतो। ये जो नारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में आलोक जी, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। आप जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हो और जिस तरीके उत्तर प्रदेश में बातें कर रहे हो, ठीक है, वो मैं आ रहा हूं जल्दी से। में बहुत मुद्दा ये नहीं कि अंतर किसकी है। सरकार में और एक कितने सेकंड जल्दी से आलोक जी जल्दी आज हाँ। मुझे बड़े दुख के साथ आपके चैनल पे बताना पड़ रहा है कि जिस पुलिस तंत्र ने पुष्पेंद्र यादव को झांसी में जिनकी हत्या की थी, उसकी पत्नी ने आज आत्महत्या कर ली, इसलिए कि इस सरकार ने ना तो उनकी मदद की और ना ही उनको न्याय दिलाया, ना ही उन दुष्ट पुलिस वालों को सजा दिला पाई और ना उस लड़की को न्याय दिला पाई। आज उसकी जिंदगी खत्म हो गई। भाजपा के लोग बड़े चलिए, खुश होंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके क्योंकि जवाब जल्दी से ये जी इनकी सरकार ठीक है। का आनंद मंत्र जी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने ट्रिपल एस की बात की। आनंद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दिए। ट्रिपल एस की बात की, सेवा समर्पण की आपने बात की, ठीक है, मैंने सुना। लेकिन जब विपक्ष भी आम जनता के साथ है, वो भी आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा, मुझे लगता है मैं भी उस पर चर्चा करूं तो बेहतर होगा। महंगाई की, बेरोजगारी को लेकर के मंथन इस पर होना चाहिए, उस पर प्लान ये होना चाहिए कि क्या कुछ प्लान है इसको लेकर के, सीधी सी बात है। बिल्कुल जी। मैं इसी पर जवाब दूंगा और आप इसको सुनिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, कोरोना के बाद पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में है। कई देश ऐसे हैं जहां महंगाई डबल डिजिट में है, उसके बावजूद हमने महंगाई को नियंत्रित किया है और महंगाई आज 6% के आसपास है। मैं आपको आंकड़े के साथ गिनाता हूं। जब यूपीए की सरकारें हुआ करती थी, 2009 में महंगाई 10.8, 2010 में महंगाई 11.9, 2012 में महंगाई 9.3, कर रहा है, 2013 में 11.9। तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश से तो खत्म हो गई आपके हिसाब से। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। चलिए, आपने यूपीए सरकार की बात की, हंसी आ रही है मुझे। चेहरे की हंसी को बता रही थी, लगता है ठीक है, खत्म हो चुकी है। आलोक जी, बेरोजगारी अब कहां रह गई बीजेपी के हिसाब से? तो फिर उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम बीजेपी अपने आंकड़े दे रही है कि 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्टार्टअप शुरू करवाए। प्रियंका जी, आपके घर महंगाई बीजेपी ने पहुंचाई, घर घर महंगाई बीजेपी ने पहुंचाई। डेटा लेकर बैठिए। हाँ, डेटा लेके ही बैठा हूँ। कौन सा डेटा बताऊं? कौन सा डेटा बताऊं? आपका डेटा पढ़ूं बैठ के टीवी पे? जब हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप उनकी बातें नहीं सुन रहे। रोजगार देना था तो अभी क्या किया आपने? पिछड़ों का 6000 शिक्षकों के पोस्टों को खा गए ना, खा गए योगी आदित्यनाथ, खा गए केशव प्रसाद मौर्य, खा गए ब्रजेश पाठक, खा गई बीजेपी। क्या हो भाई, आप झूठा है? क्या हो? मनोज यादव क्या कौन सा आपका पेट है कि पिछड़ों का आप पद खाते जा रहे रहे हो? मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर बात हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रुक जाइए, मुझे फ्रेम में लाया जाए। मैं एक बहुत अहम सवाल, आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल मैं करना चाह रहा हूं, मैं मनोज जी से करना चाह रहा हूं। आनंद जी सुनिए, हाँ ठीक है, मैं विपक्ष से सवाल कर रहा हूं। ये सवाल है हजारों शिक्षकों भर्ती मामले को लेकर के, सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामला किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वो विपक्ष से भी मिलने गए थे। आप लोगों ने बताइए मनोज जी क्या कुछ किया उनके लिए, किस तरीके से लड़े, कितना धरने पर बैठे? ये सवाल सबके लिए, 69,000 शिक्षकों के लिए। जी आलोक जी, बड़ी जिम्मेदारी से बेहतर धन्यवाद। हाँ ठीक है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन शिक्षकों रुक जाइए सुनने दीजिए के भर्ती को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर सदन में सवाल उठाया। सदन पे सड़कों पे हमने संघर्ष किया, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये समाजवादी पार्टी वो है जो युवाओं के रोजगार छीनती थी, और समाजवादी पार्टी के लोग झोला लेकर वसूली करने निकलते थे। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई दादा, ये युवाओं की रोजगार खाते थे, युवाओं की भर्ती खाते थे और उनसे पैसे तो सुना जाए। जी आनंद जी, आनंद जी अपनी बात रखिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में
किस तरह से भर्तियों में धांधली अरे होती थी, रिजल्ट रखो ये सिर्फ भैया, नहीं है आपने कि हिम्मत ना इंडिया आपको टुडे ने बताना लिखा है। था, रखो ना इंडिया रिजल्ट, टुडे ने हिम्मत लिखा दो। था, छोड़ दीजिए कि किसके समय में भर्ती होगी, किसने वाला पोशाक किस समय में। अभी तो जो 69,000 शिक्षक हैं जो सड़कों पर है, उनके लिए क्या किया, बड़ी बात है। चलिए ठीक है, रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सर, भाषा पर संयम बनाए रखें। आप अपनी बात उठाइए और अपनी भूमिका अदा करिए। विपक्ष की क्या भूमिका, ठीक है। मैं एक बार प्रियंका जी के पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी, जब महंगाई को लेकर के हमने देखा, आनंद जी ने बात की, आपकी बड़ी चेहरे की हंसी बता रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, उस हंसी के पीछे बहुत कुछ राज छुपे थे। जरा अपनी बात कह दीजिए, जरा सुन लीजिए। सुनिए आनंद जी, सबको मौका दीजिए। आनंद जी, आनंद जी, महंगाई का डेटा लेकर बैठा ठीक है, हूं। ठीक है। किसी दिन हम अर्थशास्त्री को भी बुलाएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अभी सबको सुनेंगे, अपनी बात रखें। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, ठीक है, अब आप सुनने दीजिए। नहीं, अब ठीक है, अब मैंने आपसे सवाल किया ना, अब आप का भी मादा रखिए, शांत कराने में, ठीक है, और जहाँ पे सदन में मुद्दा उठाना चाहिए वहां पर उठाइएगा, ठीक है। प्रियंका जी, अपनी बात रखिए। आनंद जी, अभी आनंद जी से सवाल नहीं करूंगा, ना मैं मनोज से सवाल करूंगा, मैं प्रियंका जी से सवाल कर रहा हूँ। प्रियंका जी, अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक्टिंग जर्नलिस्ट, मेरा आपसे सवाल है जी, ठीक है, चलिए, मैं विपक्ष होते ही मौका दूंगा सबको बराबर से। मेरी डिबेट में नहीं, मैं अपनी डिबेट में हमेशा ध्यान रखता हूँ, भाषा का ध्यान रखता हूँ। जी, अहंकार में नहीं, ठीक है, चलिए प्रियंका जी, आप अपनी बात रखिए। मेरा आपसे सवाल है जी। आलोक जी, देखिए, जब ये सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं ना, तो इनके मनोज हाथी के दांत यादव 5 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी? और दिखाने की है कोई डेटा? हाँ है। कोई डेटा? अब आप शांत रहिए, शांत रहिए। अब आप ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, वो चुप रहेंगे, उनकी आवाज नहीं जा रही, जनता नहीं सुन पा रही। चलिए, प्रियंका जी को सुन रहे, ठीक है। बेरोजगारी दर कितनी थी आपकी सरकार? प्रियंका जी, आप अपनी बात रखिए, बेबाक रखिए बात जी। ना कोई रिसर्च है, ना कोई डेटा है, चले आते हैं उठा के डिबेट करने। कितने एग्जाम दिए और वो एग्जाम रद्द हुए, फिर कितनी भर्तियां हुई, वो रद्द हुई। उसके बाद आप बताइए कितने पेपर है वो इनकी सरकार में लीक हुए। भ्रष्टाचार की बात करें, स्मार्ट मीटर एक भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है। जितने हाईवे और एक्सप्रेस वे बने वो देखिए भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है। राजस्थान में चेक करिए। प्रियंका जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मैंने आपको मौका दिया था। कितने पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां निकली, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप इतना सबको बना करके अभ्यर्थी की आवाज बने, आपने सवाल उठाए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कितना मौका मिला है यूपी में, अगर मैं बात करूं। प्रियंका जी, देश की जनता इसलिए सवाल जानना चाहती, इसका जवाब दीजिए ना। भर्ती लीक को तो हम आंकड़े बता रहे हैं, लगातार हम ब्रेकिंग न्यूज भी बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से प्रियंका तो जी। ये मानते कहाँ है? इनको तो लगता है कि इन्होंने नहीं, इनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और है। और आप देखिए जिस तरह से खिसियानी बिजली खंबा रोशनी, अरे उस तरह मैडम, से यहाँ आप पर अपने बैठे खाने के दांत दिखा दीजिए जरा। कांग्रेस पार्टी के खाने के दांत दिखा दीजिए। कांग्रेस पार्टी के खाने के दांत दिखाइए। चलिए बताइए कितनी सरकारी नौकरी दी राजस्थान में, बताइए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए मुझे। मैं बता रहा हूँ, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप बताइए राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी दी? राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी दी, बताइए। स्कीम लागू करिए, बताइए। सिलेंडर दीजिए। और तब प्रियंका जी बताइए, राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी दी 5 साल में? सुनिए, सब्र रखिए की सरकार है, बताइए। सुनने का मादा रखिए, सबसे बड़ी चीज ये है। अरे अगर मैडम, सुनने का बताइए मादा तो। नहीं है तो डिबेट में बताया करिए। बताइए। नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैं इवेंट मैनेजमेंट से अरे आनंद जी, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सवाल कर रहा हूँ, सुनिए, सुनने का मौका रखिए जी। चलिए भाई, आनंद जी ने भी अपनी बात रखी, प्रियंका जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन किसी की समझ में आया? मेरी खुद समझ में नहीं आया, मैं आगे क्या कहूँ। मैं एक बार सुनील हरकवंशी जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात चल रही, आपकी पार्टी का भी सामाजिक न्याय समिति को लेकर के था, वो बात अब कहां तक पहुंची है जरा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में थे तब भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर वो सत्ता को छोड़ने तक का काम किए। आज उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जब भी सदन होता है तब सदन में इस बात को लेकर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, बिजली माफी की बात होनी चाहिए, जो समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, तो समाजवादी पार्टी तंज कसने का काम करता, क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। इनको ना तो आरक्षण से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे मतलब है। सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध करना है। तो आज लगातार उस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ते चले आए। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी,
अपनी बात पूरी उत्तर प्रदेश के करिए। अंदर शराबबंदी उत्तर प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। इस बात को लगातार हम लोग महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से इस बात को भी उठाने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शराब आज सबसे ज्यादा जहर है, उस शराबबंदी को लेकर लगातार अच्छा, ये अधिवेशन भी तमाम करते जा सारे रहे हैं। मुद्दे आज आपको, आपके सवालों का जवाब, आपकी पार्टी के जो सवाल हैं मनोज जी आज देंगे। मनोज जी, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, जो सवाल सुनील जी ने उठाया जरा उनका आप चाहेंगे शांतिपूर्वक जवाब दे दीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। बिल्कुल मुस्कुराहट से ही बात करना चाहता हूं, लेकिन शायद मुस्कुराहट भी महंगी हो गई। मैं महंगाई का जिक्र कर ही रहा था। बीजेपी ने इतना फ्रस्ट्रेशन इस प्रदेश में, देश में फैलाया कि लोग हंसना भूल गए। हैप्पी इंडेक्स में हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय रिपोर्ट की बात। अभी मैंने जिक्र किया कि लगभग 6000 शिक्षकों का जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला था, उसमें हाई कोर्ट के द्वारा सरकार की लचर प्रवृत्ति के कारण उनके पोस्टें चली गई। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कब उस पे बात करेंगे? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा हरबंसी जी धैर्य रखो। आप समझदार व्यक्ति हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी से इतनी देर की डिबेट में हरबंसी जी ने कितने सवाल पूछे? अगर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं तो छोड़िए ना, क्या आप बात करते हैं टीवी चैनल पर बैठ के? जब ये मुझे रिपोर्ट लागू नहीं हंसी तो आती सरकार है को छोड़ने कि का आप काम किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई कम और मेरे ख्याल से अपनी लड़ाई को ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप आरक्षण पे कहां थे जब नगर निकाय के आरक्षण को बीजेपी लूट रही थी? तो आपने कितनी बार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को दो शब्द कहे? नहीं कहा, इतनी डिबेट में नहीं कहा। भाई, कौन तो आप आरक्षण लेके आया है ये पूछिए ना। जो खुद ही ने दर्द दिया खुद ही दबा देंगे। बीजेपी के ही लोगों ने आरक्षण को खाया और बीजेपी सवाल जवाब कर रही कि हमने आरक्षण बचा लिया। देखिए सुनील हरबंसी जी, हम ऐसी राजनीति नहीं करते कि इनको भी देखें और उनको भी देखें। हमारी लाइन खींच के राजनीति है। अब मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं, आप महंगाई का डेटा लेके बैठो और चाहे लैपटॉप पे लेके बैठो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जवाब दे दो, आटा क्या 40 रुपए किलो नहीं पहुंच गया? क्या सरसों का तेल 230-240 रुपए किलो नहीं पहुंच गया? चावल के दाम कहां पहुंच गए? दाल कहां पहुंच गई 200 रुपए किलो? तेल डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और गैस कितने रुपए बढ़ गई है साहब? मुख्य विपक्षी दल है, आप धरने पर आइए। कौन सा डेटा लेके बैठ रहे हो? मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ। आप जब सत्ता में आना तब आपसे सवाल पूछेंगे। अरे यार हरबंसी जी, सुहेल देव वाले जब सत्ता में आना तब आपसे महंगाई पे सवाल पूछेंगे। आप अपना सामाजिक न्याय पे लड़ाई लड़ो। चाहते हैं कि सामाजिक न्याय पे आप लड़ाई लड़ो। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आलोक जी जनता को मूर्ख बना रही। नगर निकाय चुनाव पे मैं आना चाहता हूँ और बीजेपी से मेरा सवाल है, चुप रहिए हरबंसी जी, मैं पूछना चाहता हूं, नगर निकाय में बीजेपी का आधिपत्य रहा है लंबे समय से। मेरा वाजिब सवाल है। अरे चुप रहा भाई, बीच में क्या तुमसे सवाल होता है ना, आता ना जाता चले आते हैं टीवी डिबेट पे। किससे सवाल पूछना? पहले ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ लेना। ओम प्रकाश राजभर से किससे सवाल पूछ रहे हैं? हमें सरकार से पूछना है कि विपक्ष से पूछना है? पूछ के आइएगा, नहीं पूछेंगे तो दिक्कत होगी। जानते हैं क्यों? गलत सवाल जो परीक्षा में करके आते हैं वो फेल हो जाते हैं। आप फेल हो रहे हैं, इसी वजह से आपसे हम बात नहीं करना चाहते। क्यों बीजेपी को बचा रहे हो भाई? इसीलिए कह रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए आते हैं। बीजेपी को क्यों बचा रहे हो? हमें तो बीजेपी सवाल पूछ रहे, तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट के समय, आधा मिनट का समय। नगर निगम में बीजेपी का आधिपत्य है पूरे उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर नगर महानगर उसमें नगर निगमों में। मैं बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं और आपके चैनल से भी पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम पूरे भारत में एक आइडियल नगर निगम के रूप में विकसित किया गया है और उसका पूरे देश में नाम है? मैंने इंदौर का नाम सुना है, मैंने भोपाल का नाम सुना है, मैंने चंडीगढ़ का नाम सुना है, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश का इन 6 सालों में डबल इंजन की सरकार में रैंकिंग में सुधार आया। ठीक है, चलिए कहां पे है? चलिए ठीक है, मैं दिलीप जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के अगर बीजेपी के सामने चुनौतियों की बात करें तो सवाल अब ये है कि अगर आपको मिशन 80 का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो महंगाई, बेरोजगारी ये अहम मुद्दे हैं, और इन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा जिसने अपनी पैठ बनाई है वो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जिसकी वानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं आलोक जी, वो नए मुद्दे नहीं हैं, ये रेगुलर मुद्दे हैं और ये हमेशा इलेक्शंस में इनकैश कराए जाते हैं। हर पार्टी आके कहती है कि हम इसको घटा देंगे, और हर पार्टी, जैसे कि भी भाजपा के प्रवक्ता आंकड़े दे रहे थे, वैसे हर पार्टी आंकड़े देती है। मैं एक चीज़ इनको ये बता दूं कि आंकड़े जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं।
अगर भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडेंट रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जब प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है तो बहुत सारे वो फैक्टर भी काउंट किए जाते हैं जिनका वाकई में प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मामला नहीं होता है, लेकिन रेशियो निकालने के लिए उनको कंसीडर किया जाता है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे कॉस्टिंग ले लीजिए, चाहे अकाउंटिंग ले लीजिए, चाहे फाइनेंसिंग ले लीजिए, और यही फॉर्मूला आंकड़े निकालते समय लगाए जाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। वास्तविकता ये है, आपके आंकड़े ये कह रहे हैं कि महंगाई घटी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि महंगाई बढ़ी है। रियलिटी चेक अगर आप करा के देखेंगे तो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी जैसी थी वैसी ही है। अब आप जब ये बात आती है तो भाजपा तुरंत कहती है कि हम कोरोना की वजह से है, कोरोना एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और कोरोना के समय में सरकार ने बहुत सारी चीजों को संभाला है, मैं सत्यता को भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कोरोना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और वो फैक्टर सरकार के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन आपने पब्लिक को वो बेनिफिट नहीं दिए। सरकारी एक्सचेकर में वो बेनिफिट लिया। अगर पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो बहुत टाइम कस्टम ड्यूटी घटी, इंटरनेशनल रेट्स बैरल के घटे, लेकिन आपने वो बेनिफिट जनता को पास ऑन नहीं किया जी। ये आपके कंट्रोल में था जी। जहां जहां डिफरेंट पार्टीज की सरकारें स्टेट में जो वैट लगाते हैं, वैट कम करके अगर आप जनता को महंगाई की आप मार से बचाना चाहते हैं, और आलोक जी एक प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटने का मतलब होता है कि हर चीज के दाम अपने आप घट जाएंगे। जी बिल्कुल, उससे सारी चीजें किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। दिलीप जी ने बहुत सारगर्भित बात कही। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक तो दिलीप जी के सवाल का जवाब चाहूंगा, और दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरीके से आपकी केंद्र में सरकार, कई राज्यों में सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय दलों को भी पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके से नतीजा आपको सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए, इसलिए साफ तौर पर छोटे दलों को भी, क्षेत्रीय दलों को भी नकारा नहीं जा सकता। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी क्षेत्रीय दल को नहीं नकारती है। भारतीय सबकी राजनीति में सबकी अपनी अपनी मौजूदगी है, सबका अपना अपना धरातल है। हम इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहे। हमारे साथ भी सत्ता में क्षेत्रीय दल हैं शामिल, तो हम कभी किसी से इनकार नहीं करते हैं। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम किसी क्षेत्रीय दल से कोई परहेज कर रहे हैं। एक विषय। दूसरा विषय, मैं भी सुन रहा था, ये बताइए, कोरोना जैसी भीषण विभीषिका के बाद भी देश में बाकी देशों की अपेक्षा महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया। उसके बाद मैंने आंकड़े भी दिए। उसके बाद और सुनिए 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम किया, मां बहन बेटियों को शौचालय देने का काम किया, और गरीबों के लिए जितनी योजनाएं, जितनी लाभ की योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, किसी सरकार ने नहीं चलाई है। और यही वजह है कि 2014 के बाद से जनता लगातार हमें आशीर्वाद दे रही है। अब ये जाके चाहे जितनी बातें कर ले, ये जाके जितना झूठ प्रपंच फैलाए, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता दे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, कितनी सरकारी नौकरी हमने तो सुन लीजिए। आलोक जी मेरा भी 1400 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर जो था वो 2500 का हो गया। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो FIR करा दो भैया, जेल भिजवा दो, कितनी संविदा में लगवा दो, जो दिल करा वो करवा दो। है कोई अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ हो तो बता दो, और महंगा है जनता कह रही है, कोई डेटा है? डेटा बेरोजगारी कितनी घटाई? अरे डेटा की जरूरत नहीं है। होली पे 50 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ गया था, किस तरीके से चलिए वो डेटा की जरूरत नहीं, उसको आंकड़े बताने के लिए काफी है। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, एक एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। कुल मिलाकर के महंगाई को लेकर लगातार किस तरीके से अब दबाव बनाएंगे, किस तरीके से जल्दी सिलेंडर की बात होगी, आपके पास आया हूँ। जी नहीं, सिलेंडर का प्राइस आप देख लीजिए ना, 415 से वो बढ़कर आज 1150 हो गया। अडानी की जेब में जा रहा होगा। जीएसटी लग चुका है उसमें। आप माचिस भी देखिए, जो जीएसटी लगा हुआ, चप्पल, साइकिल, छोटी छोटी चीजें जो आम जनता की इस्तेमाल की चीजें, उन सब पर नहीं, सैफई में जो नाच गाने हो आपने बनाया हुआ है ना, मादा नहीं। अरे बता दो उसी में जा रहा है महंगाई ये नहीं है। चलिए मैं अब आगामी चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां जल्दी से, ठीक है, एक एक करके बोलिए जी। और भी विपक्षी दलों से अपना वर्जन लेना है। सुनील अर्कवंशी जी, कुल मिलाकर के सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे जल्दी से? सुनील अर्कवंशी, समाजवादी पार्टी को बताया ना आलोक जी, हमारे सबसे बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में महंगाई कम होनी चाहिए। इन मुद्दों को लगातार हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल किससे पूछोगे शराबबंदी पे? जी
चलिए तो बताओ। जी ठीक है, किससे पूछे जाएंगे और ये किससे शायद पूछे सवाल जाएंगे? पूछ करके या समझौते के साथ ही अब ये टीम में आए जिसके साथ नजदीकियां बढ़ रही, कहने की शायद कुछ जरूरत सरकार से नहीं, शराबबंदी का साफ तौर विपक्ष से पर मांगो। समझा जा समाजवादी सकता पार्टी है। के इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी, जी, चलिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक सवाल, राज सिंह हमारे एक दर्शक उन्होंने सवाल पूछा, मैं अपने बीजेपी से इस सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूँ। आनंद जी एक बहुत अहम सवाल है, आनंद जी सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। आनंद जी एक सवाल का कि जैसे मैंने सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के पूछा था, वैसे ही सवाल कि मेडिकल फील्ड में फार्मासिस्ट वैकेंसी पर क्या कुछ ध्यान दे रही है सरकार, क्योंकि हर अस्पतालों में क्या कंपलसरी कर रही है? देखिए आने वाले समय में सरकार जो है हर एक विभाग में बम्पर नियुक्तियां लाने जा रही है बम्पर! और जितने भी दिवाली मेधावी छात्र हैं, धमाका! जितने भी हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रोजगार पैदा होंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश को क्राइम के दृष्टिकोण से देखते थे, जो अपराधियों को रोजगार देने का काम करते थे, जो उत्तर प्रदेश में मेमोरेंडम ऑफ क्राइम साइन करते थे, उनको एमओयू से भी तकलीफ है। बीसीजी के नेतृत्व में बम्पर भर्ती करेंगे। वाह, आप अरे भाई आप बताइए ना, गायत्री प्रजापति, यादव सिंह, अनिल यादव, अरे कितने भ्रष्टाचारियों को लेकर अखिलेश यादव जी अपने अगल बगल अरे इन नामों के बगैर भी डिबेट हो सकती है। जब इतने सारे जनता के मुद्दे हैं उन पर क्या चर्चा नहीं, कोई समस्याएं चल रही क्या, उन पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? जी, उन पर मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों प्रजापति जी के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछा करो। स्मृति ईरानी जी आपको पार्टी से पहले मुझे बताइए, अब आप नहीं बताइए, अब आप सलामती देखिए किसके बारे में क्या सवाल है, ठीक है? मैं तो समझ रहा हूं दिलीप यशवर्धन जी, कुल मिलाकर के नई टीम नया लक्ष्य, क्या कुछ कमियां और किस तरीके से अपनी दिक्कत होगी आपको, जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा जल्दी से, ठीक है जी? 5 साल में दिलीप यशवर्धन जी आज की डिबेट का फाइनल कमेंट। नहीं, आलोक जी देखिए 2012 से 17 में कितनी सरकारी नौकरी दी बताओ? 10 लाख 10 लाख सारी बेरोजगारी दूर हो गई क्या? डेटा दे दो, डेटा दे, ये देखो डेटा देख लो, अगर नहीं दिख रहा तो फिर चश्मा लगा लेना। 10 लाख नौकरी डेटा दे दो भाई। और जिनको हमने 40,000 रुपए किया शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया, 40,000 में लुटेरे ने लूट लिया उनकी नौकरी और उनको 10,000 रुपए देखिए डेटा की बात ये है शिक्षा मित्रों को, ये है आपकी सरकार, आपकी वजह से ठीक है। चलिए दिलीप जी एक फाइनल कमेंट जी, चलिए विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के जाएगा जनता के बीच में और सरकार की क्या कमियां, कितने कील काटे दुरुस्त करने हैं, खास करके अगर हम आम जन को लेकर के उसकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात करें जल्दी से। हाँ दिलीप जी, आम जन में भी 2 कैटेगरी है, जो मिडिल क्लास कैटेगरी है उस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। देखिए होली से पहले की अमर उजाला की न्यूज है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 350 बढ़ी। उसी के एक दिन की बात की खबर है, बिजली दरों में 23% तक की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर। अब आपके आंकड़े कहते हैं महंगाई घट गई तो घट गई, क्योंकि बिजली और कॉमर्शियल गैस के दाम अगर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। आपका रेशियो कहता होगा कि महंगाई घट गई। अब रही बात तैयारी की, तो मुद्दे यही रहेंगे आलोक जी। सन 47 के बाद से जब भी चुनाव शुरू हुए 51 से लेकर के 2023-24 तक मुद्दे वही रहते हैं, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, पैसा, इकोनॉमी, यही सारे मुद्दे रहते हैं। लेकिन कोई भी सरकार आती है, मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं, कोई भी सरकार आती है मिडिल क्लास पर कोई ध्यान नहीं देती। मिडिल क्लास जल्दी से मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ सरकार के खजाने में टैक्स देने को है, इसके अलावा से मिलता कुछ नहीं है। चंदन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक फंड बना है, उसका नाम है APMF, अडानी पीएम फंड में ये महंगाई का पैसा जाता है और अडानी को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए महंगाई बार बार कह रहा हूं किसको आगे बढ़ाया जाता है, ये नहीं है बात, की जनता के पैसे जो सरकार के जो पैसे उससे कौन आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात ये है कि और आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं उनको कितना आम जनता को लाभ मिल रहा है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इसको धरातल पर कब उतारा जाएगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद
जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, सुनील अर्कवंशी जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका, 224 सीटों के लिए। उत्तर प्रदेश में यूपी उपचुनाव की भी तैयारियां जोरों पर हैं और निकाय चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन विपक्ष किस तरीके से मुकाबला करेगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।